नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके नाम पर यहां हिंदुस्तान में, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम, जिसे पहले आप जानते हैं क्या कहते थे, तो भारत मंडपम में जो समिट है उसके कारण दुनिया में भारत का जितना नाम नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बदनामी मोदी सरकार ने करवा दी है। समिट के पहले ही दिन अव्यवस्था को लेकर दुनिया के सामने किरकिरी हुई। हालांकि मोदी ने फिर भी अपनी रील बनवाकर सोशल मीडिया पर डाल ही दी। मोदी को कोई मतलब नहीं है कि देश की छवि कैसी बन रही है, बस उनका चेहरा चमकना चाहिए और आगे पीछे मोदी मोदी कहकर चमचागिरी करने वाले लोग होने चाहिए। इसी में बंदरों के गले में मोतियों की माला बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं, एआई समिट के मंच पर देश की वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय पूरी दुनिया को दिया जा सकता था, लेकिन अभी केवल यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम कितनी महारत से नकल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कल से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग का प्रकरण यानी रोबो डॉग का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यूनिवर्सिटी ने यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस रोबो डॉग को यह बताकर समिट में प्रदर्शित किया कि इसे उन्होंने बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया में इस झूठ को फौरन पकड़ लिया गया और चाइना पोस्ट नाम के ही सोशल मीडिया हैंडल ने एक्स पर बता दिया कि यह चीन में बना रोबो डॉग है। राहुल गांधी ने इसी मामले पर लिखा है कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर हंसी का पात्र बना दिया है। ये आपने देखा। इस बीच एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो में चीन निर्मित रोबो डॉग के प्रदर्शन को लेकर हुए विवाद के बाद गलगोटिया विश्वविद्यालय यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम गलगोटियाज विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोजित एआई समिट में हुई गड़बड़ी के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। पेवेलियन में मौजूद हमारी एक प्रतिनिधि को उत्पाद की तकनीकी जानकारी नहीं थी और कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें प्रेस से बात करने का अधिकार नहीं था। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने परिसर खाली कर दिया है। देख लीजिए, ये गलगोटियाज जो है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उसकी विज्ञप्ति है और मैडम नेहा सिंह हैं शायद, प्रोफेसर साहिबा, जिन्होंने जिस मोहतरमा ने आज मीडिया को भी बताने की कोशिश की कि मीडिया को कैसे सुनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने सीधे सीधे सारी जिम्मेदारी उस टीचर पर, उस प्रोफेसर पर डाल दी, जिनसे एक नहीं कई बार कई पत्रकारों ने बाइट ली थी। अगर उन्हें प्रेस से बात करने का हक नहीं था तो पहले ही अधिकृत व्यक्ति को प्रेस के सामने क्यों नहीं लाया गया? सवाल तो खड़ा होता है। अब आप उनके ऊपर यह भी है कि उम्मीद है कि उनको नौकरी से निकाल भी दिया जाए, लेकिन अभी तक तो बड़ी वाहवाही हो रही थी। खैर, ऐसा ही होता है। कई बार अमीर ज्यादे एक्सीडेंट करते हैं और जिम्मेदारी गरीब ड्राइवर पर डाल दी जाती है। यहां भी हिट एंड रन जैसा मामला दिख रहा है। दोस्तों, इस झूठ के सामने आने पर यूनिवर्सिटी को पेवेलियन खाली करने को कहा गया, लेकिन इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्ट में लिखा है, जिसमें साफ साफ उन लोगों के नाम और उनके शिक्षण संस्थानों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने की है। आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी भारत आए हुए हैं। पवन खेड़ा ने मैक्रो का वीडियो शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने लिखा कि इस गलगोटिया सरकार ने भारत के गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया है। इस बीच इमैनुअल मैक्रो द्वारा सराहे गए 7 भारतीय मूल के वैश्विक तकनीकी सीईओ में से कुछ ये हैं, जिनके नाम बता रहे हैं। सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा और निकेश अरोरा ने सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा और निकेश अरोरा ने आईआईटी में पढ़ाई की।
ये संस्थान जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना पर आधारित है। सत्या नाडेला, आपने नाम सुना होगा सत्या नाडेला का। सत्या नाडेला ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की, जिसकी स्थापना टीए पाई के परिवार ने की थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में रेल, भारी उद्योग और इस्पात एवं खान मंत्री के रूप में काम किया था। शांतनु नारायण, ये नाम भी सुन लीजिए, 7 में से शांतनु नारायण ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जिसकी स्थापना 1918 में हैदराबाद के पूर्व निजाम मीर उस्मान अली खान ने की थी। लीना नायर, जी हां, लीना नायर ने वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और दशकों तक लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा इसे संचालित किया गया। इनमें से केवल एक नाम वसंत नरसिम्हन, ये नाम है। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा विदेश में पूरी की। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा दशकों से चली आ रही संस्था निर्माण और कांग्रेस सरकारों के नेतृत्व में विकसित दूरदृष्टि पर आधारित है, जो आज भाजपा के शिक्षा के प्रति गला घोंटिया, जी हां, भाजपा के शिक्षा के प्रति गला घोंटिया दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, ये कह रहे हैं। तो मामला दोस्तों केवल इतना नहीं है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कितने झूठ बोले या कैसे उत्पाद, कैसे प्रोडक्ट एआई समिट में दिखाए। असली सवाल लेकिन यह है कि आखिर शिक्षा का निजीकरण यानी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को आखिर किस कीमत पर इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों सरकारी संस्थाओं की हालत खस्ता हो रही है। आखिर देश के बच्चों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा से वंचित कर मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सरकार का वैज्ञानिक नजरिया सब शुरू से देख रहे हैं। वैज्ञानिक नजरिया आपको याद, और थोड़ा उसका उदाहरण देता हूं। मोदी ने प्लास्टिक सर्जरी जैसे गंभीर विषय को गणेश जी के सिर से जोड़कर उसे धार्मिक रंग दिया और आगे इस मुहिम को तमाम बीजेपी नेताओं ने बढ़ाया। यह सब इसलिए है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी एआई को क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भाषण देते हुए, एआई हमारा बच्चा तो पैदा होते ही एआई कहता है, आई मतलब मां, एआई मतलब आप कुछ से कुछ, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई नहीं है, मेरी मां नहीं है, ऐ मां नहीं है। लेकिन आप जब गणेश जी को उनके पहला सर्जिकल ऑपरेशन बताएंगे तो क्या कहा जाएगा। अभी देखिए पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में बीजेपी यही खेल कर रही है। असम में तो अब सांप्रदायिक बंटवारे के साथ साथ दलों को बांटने का काम भी शुरू हो गया है। खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा 22 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। खैर, इस सियासी तमाशे को संभालने के लिए कल प्रियंका गांधी असम जा रही हैं और देखना होगा कि वहां उनकी मौजूदगी कितना असर डालती है। वैसे आज असम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। और चुनाव आयोग कौन? वही, याद आ गया नाम आपको, ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। जहां तक नए इनिशिएटिव्स की बात है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को यह मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचें और बाहर मोबाइल फोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड व्हाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज्यादा लोग न लगें, ज्यादा देर वेट न करना पड़े, और खास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे।
पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर अपनी बात रख रहे थे साफ साफ। ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि 1200 की लिमिट, यानी एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे, और इसके अलावा आप मतदान केंद्र तक अपने मोबाइल फोन को ले जा सकेंगे। भाई साहब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, कम से कम इन सब चीज़ों को छोड़िए, कम से कम पारदर्शी तरीके से चुनाव करवा दीजिए। चुनाव में धांधली ना हो, ईवीएम में चोरी ना हो, वोटों की गिनती में बेईमानी ना हो, और साथ साथ जिन लोगों के नाम काटे हैं, क्योंकि असम में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गुवाहाटी में, और असम के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि ये मियाँ लोगों को बाहर करना है। ये मियाँ लोग अगर हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तान में उनको वोट देने का अधिकार है, अगर हिंदुस्तान के नहीं है तो आप बाहर कर दीजिए। लेकिन ये काम भी वहाँ के मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम देश के गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय का है। कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, ये गृह मंत्रालय तय करता है। लेकिन ये सारा अगर कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मतलब ज्ञानेश कुमार जी, आपका काम और आपके काम पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि संभवतः अप्रैल तक, जी हाँ अप्रैल तक असम में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मार्च में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल महीने में महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, और इन 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। आज घोषणा हो गई। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी। वहीं उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। मतदान 16 मार्च को होगा और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव की प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। तो एक तरफ चुनाव की हलचल देश में तेज है, और दूसरी तरफ एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है कि आखिर हम कैसे लोगों को चुनें जो देश को सही दिशा में ले जाएं। बड़ी बड़ी बातों से निकले झूठ का अंजाम हम देख रहे हैं। क्या अब जमीनी हकीकत जनता पहचानेगी? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इन सवालों के साथ आखिर मोदी सरकार की किरकिरी कैसे हो रही है? और ऐसे कहें तो यह मोदी सरकार की किरकिरी नहीं है, यह देश की किरकिरी है। आखिर देश की किरकिरी क्यों करवा रही है मोदी सरकार? अगर यह सवाल पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखेंगे। उसमें